तो धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। उधर किन्नर अखाड़ा से जुड़े हुए इसके संस्थापक ऋषि अजय दास महाराज जी ने भी देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय संगठित नेटवर्क को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। घुसपैठ को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि किन्नर समुदाय की पहचान की आड़ में कुछ समूह अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं। उनके अनुसार ये नेटवर्क धर्मांतरण, जबरन वसूली और आर्थिक शोषण जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। ऋषि अजय दास महाराज ने कहा कि कुछ कथित गिरोह त्योहारों, शादियों और सामाजिक आयोजनों में दबाव बनाकर जबरन धन वसूली करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ मामलों में तो इन गिरोहों में विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ सामने आई है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि कुछ किन्नर समूहों को टैक्स और प्रशासनिक जांच से कथित रूप से छूट क्यों मिलती है और इस पूरे तंत्र की गहन जांच की आवश्यकता क्यों नहीं की जा रही है। ऋषि अजय दास महाराज जी के आरोपों को लेकर बजरंग सेना, विश्व हिंदू परिषद सहित कुछ अन्य संगठनों ने जांच की मांग का समर्थन करने की बात कही। इस कार्यक्रम के दौरान महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी किन्नर समुदाय से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दों को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि समुदाय के भीतर शोषण, जबरन वसूली और कथित धर्मांतरण की घटनाएं लंबे समय से चली आ रही हैं। हिमांगी सखी ने आम लोगों से अपील की कि वो जबरन, बधाई या दबाव बनाकर पैसे मांगने वालों को सहयोग न दें। उनका यह भी दावा है कि बीते कई वर्षों से कुछ स्थानों पर किन्नर बच्चों का शोषण हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरुष के रूप में जन्मे कुछ बच्चों का कथित रूप से जबरन ऑपरेशन कर उन्हें किन्नर बनाया गया, जिसे उन्होंने गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन करार दिया। इस पूरे मामले में उन्होंने सख्त कानूनी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। जयपुर, मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्नल्स और सार्वजनिक स्थानों पर किन्नर के भेष में कथित जबरन वसूली के मामलों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। हिमांगी सखी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो हालत और गंभीर हो सकते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि और किन्नर समाज से जुड़े कुछ लोग भी उपस्थित थे। इस बात पर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जोर दिया गया कि पूरे किन्नर समुदाय को इन आरोपों के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि जो लोग अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो अवैध तरीके से घुसपैठ कर चुके हैं समाज के अंदर, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। इस पूरे मामले पर अभी तक किसी सरकारी एजेंसी या प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि किन्नर समुदाय पहले से ही सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहा है, इसलिए ऐसे मामलों में जांच के साथ साथ संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो ये न केवल कानून व्यवस्था बल्कि मानवाधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। ऐसे में प्रशासन और जांच एजेंसियों की भूमिका अहम मानी जा रही है, ताकि तथ्यों के आधार पर सच्चाई सामने आ सके और निर्दोष समुदाय को बदनाम होने से बचाया जा सके। मुगल शासन काल के पहले जो इतिहास रहा है हिंदुत्व का, सनातन धर्म का, सारे ग्रंथों में जो है किन्नरों को जो है उपदेवता के रूप में माना गया है, स्वीकार किया गया है। लेकिन इस्लाम में जो है कहीं भी इसका जिक्र नहीं आता है कि इनको किन्नर कहा गया है। इनको मुखन्नस कहा गया है, इनको ख्वाजा साय कहा गया है और इनके मांगना इनके लिए इस्लाम में हराम है। लेकिन मुगल शासन काल से एक ऐसी विडंबना हुई, ऐसी परंपरा चली और गुरु परंपरा इन लोगों ने बना दी, जिसके अंतर्गत सारे जितने भी गुरु आज बैठे हुए हैं उनके अधीनस्थ जो है, जो किन्नर शिष्य बनता है, वो शिष्य परंपरा जो है वो इस्लामिक चली आ रही है। और आइए अब उस बंगाल की बात करते हैं जहां पर सिर्फ बवाल ही बवाल है। बंगाल की धरती पर लोकतंत्र आज एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा है। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर जैसे संवैधानिक और तकनीकी कार्य को भी तृणमूल कांग्रेस ने सड़क छाप राजनीति और खुलेआम गुंडागर्दी में बदल दिया है। चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोपों के शोर के बीच जो सच उभर कर सामने आ रहा है
वो ममता बनर्जी के गुंडाराज मॉडल की सबसे बड़ी वानगी है। फरक्का से टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम का मंच से दिया गया एक बयान, ये झंडा काम नहीं करेगा, डंडे से तोड़ना होगा, मैं उसे कब्र से खींच लाऊंगा। क्या ये लोकतंत्र की भाषा है? क्या यह किसी जनप्रतिनिधि का आचरण है? यह संवैधानिक संस्थाओं को डराने धमकाने का खुला ऐलान है। जब विधायक ही ऐसी भाषा बोले तो संदेश साफ है कि इन्हें ऊपर से संरक्षण है। और ये कोई एक घटना नहीं, इससे पहले हुगली जिले के चिचुड़ा में भी टीएमसी विधायक असित मजुमदार का गुंडों की फौज के साथ एसडीओ दफ्तर में घुसना, वैध रूप से जमा किए जा रहे फॉर्म 7 को फाड़ना, कार्यकर्ताओं को धमकाना, ये सब कुछ कानून के राज पर सीधा सीधा हमला है। टीएमसी की ये रणनीति वैसे नई नहीं है। जब जब पारदर्शिता की बात आती है, जब जब मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठता है, तब तब हिंसा, धमकी और डर का तंत्र सक्रिय हो जाता है। क्योंकि सच्चाई यही है, फर्जी वोट, अवैध नाम और दबाव की राजनीति पर टिकी सत्ता को एसआईआर से डर लगता है। और सबसे चिंताजनक तथ्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं खुले मंचों से संवैधानिक संस्थाओं को ललकारती रही हैं। जब शीर्ष नेतृत्व ही मर्यादाएं तोड़े तो विधायक किस पाठशाला से सीखेंगे? यही वजह है कि बंगाल में विधायक भी वही भाषा बोल रहे हैं, वही हरकतें कर रहे हैं जो ऊपर से सिखाया गया है। आज बंगाल में एसआईआर का विरोध नहीं, संविधान का विरोध हो रहा है। ये लड़ाई फॉर्म 7 की नहीं, लोकतंत्र की आत्मा की है। चुनाव आयोग को डराकर, कार्यकर्ताओं को धमकाकर, दफ्तरों में तोड़ फोड़ कर अगर सत्ता बचाई जाती है तो सुन लीजिए ममता दीदी, उसे लोकतंत्र नहीं बल्कि उसे गुंडागर्दी कहते हैं। ऐसे में बंगाल भी पूछ रहा है कि क्या ममता बनर्जी जवाब देंगी? क्या धमकी देने वाले विधायकों पर कार्रवाई होगी? या फिर यह मान लिया जाए कि बंगाल में कानून नहीं, लाठी का शासन चलता है? सच यही है कि बंगाल में आज एसआईआर के बहाने ममता की सत्ता का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। जहां संविधान नहीं, गुंडे बोलते हैं। এই ঝান্ডা কমছি, ঝান্ডা চলবে না, লাঠিতে বাঁধতে হবে, লাঠিতে। और কোমরকে ঢিলা করে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনে। মানুষকে নিয়ে ছেড়া কালামো করছো আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরাতেবার মধ্যে আছো না? তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচড়ে বের করবো, পাতাল থেকে বের করবো। আর আইন কার জন্য? মানুষের জন্যই। তুমি নিজেই জানো না কখন কি বলছো। তাই একটা একটা করে আমাদের সংবিধানের উপরে, আমাদের সুপ্রিম কোর্টের উপরে আমাদের আস্থা রাখতে হবে। একটার পর একটা গালে থাপ্পড় পড়ছে বিজেপি। বিজেপিকে খুশি করতে গিয়ে আজকে বাংলার 12 কোটি মানুষকে হেনস্থা করছে। তাই এই নির্বাচন কমিশনের এখান থেকে আমি বলতে চাই, ওনাকে পদত্যাগ করা উচিত। ভাঁড় হয়ে গেছে, গাদ্দার হয়ে গেছে, অযোগ্য লোক। তাই সামনে দিনে আপনারা প্রস্তুত থাকুন, নিজে বাঁচার জন্য এবং আগামী প্রজন্মকে বাঁচাবার জন্য। যাই হোক, বলার অনেক কিছু ছিল, আমি শুধু ইশারায় বলবো, 19 তারিখে ফাইনাল লিস্ট বের হবে। তখন কিন্তু যদি সব ঠিকঠাক হয়, আর নচেত দেখবেন চারদিকে আগুনে আগুন জ্বলছে। কিচ্ছু করার নেই, কিচ্ছু করার নেই। এই ধুক ধুক করে মরার চাইতে লড়াই করা মরা আমি মনে করি জীবনের সার্থক। তাই আসুন, আমাদের বাংলার সম্প্রীতি, ঐক্য, সৌহার্দ্য, ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মমতা ব্যানার্জির হাতকে শক্ত করতে হবে এবং ফারাক্কার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য, মজবুত করার জন্য আমাদের মধ্যে যেন কোন রকমের ভেদাভেদ না থাকে। तो उनका इलेक्शन कमीशन का खिलाफ तो पहले स्टेप होना चाहिए। आज तो सुप्रीम कोर्ट में तो साबित हो गया है, इलेक्शन कमीशन जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, और बार बार बोलने से भी वो चेंज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया,
गलत कर रहे हैं, हैरेसमेंट हो रहा है, उसका ये तो प्रूफ हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो वो लोग को भड़काने के लिए, लोग खफा करने के लिए वो ये सब वो व्हाट्सएप वाला सब ऑर्डर से लोग को हैरास कर रहे थे, जेन्युइन वोटर्स को डिलीट करने का इरादा लेकर। तो वो लोग फिर इसको खिलाफ केस होना चाहिए, उसके लिए अरे पूरा जो मेस हुआ है वो तो इलेक्शन कमीशन के लिए लिया है, उसका खिलाफ स्टेप होना चाहिए। पिछले कई साल पहले अनुब्रत मंडल ने कहा था पुलिस के गाड़ी में बम मारने के लिए, उसका हर नेता एसआईआर के लिए विरोध कर रही है। कोई कह रही है सरकारी बीएलओ को पैर में बांध के उसका टॉर्चर करना चाहिए, कोई कह रहा है खून कर दूंगा। तो ये कोई दूसरी बात नहीं है, ये एमएलए जो कहा है इन लोगों को कहने के लिए ममता बंदोपाध्याय और अभिषेक बंदोपाध्याय ने बोल दिया है, जो भी करे कुछ नहीं होने वाला है। जो निर्वाचन कमीशन जो काम कर रही है सही काम कर रही है। तो पहली बार भारत में एसआईआर हो रही है तो नहीं है, पिछले 8 बार हो गया है। वो बोल रहा है निर्वाचन कमीशन को माजा भांग देगी, आगुन लगा देगी। क्यों? निर्वाचन कमीशन का सिद्धांत तो लेना पड़ेगा उसके ऊपर। अभी से ये जो वक्तव्य दिया है उसके ऊपर निर्वाचन कमीशन को एफआईआर करने के लिए हम का सिद्धांत है कि निर्वाचन कमीशन एफआईआर करे। तो लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, संविधान का हवाला दिया जाता है, लेकिन इसी लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर बैठे रहे लोगों के खिलाफ किस तरीके की अभद्र टिप्पणियां होती हैं, किस तरीके से संविधान को ताक पर रखा जाता है, ये साफ तौर पर अब बंगाल में नजर आने लगा है। ममता दीदी से पूछना चाहिए कि वो बंगाल में लोकतंत्र लाना चाहती हैं या लोकतंत्र में बंगाल को बचाना चाहती हैं। ये दो अलग मुद्दे हैं जिसे समझने की जरूरत है। अब आइए, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अभी आपने ममता बनर्जी की बात सुनी थी, अब जरा इन्हें देख लीजिए। ये हैं स्टालिन। तमिलनाडु से वो मसला जब उठा था, आपको याद होगा, जब सनातन को बुरा कहा गया था, सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की गई थी। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती जा रही हैं। दरअसल हुआ यह है कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने सनातन धर्म को लेकर वर्ष 2023 में दिए गए उनके बयान पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा नफरत फैलाने वाले भाषण यानी हेट स्पीच की श्रेणी में आ सकती है। हाई कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि डीएमके और उससे पहले द्रविड़ आंदोलन से जुड़े संगठनों द्वारा पिछले करीब 100 वर्षों से हिंदू धर्म पर वैचारिक हमला किया जाता रहा है। अदालत के अनुसार उदयनिधि स्टालिन उसी वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं और इसलिए उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी गंभीर चिंता जताई कि कई बार हेट स्पीच देने वाले लोग कानूनी कार्रवाई से बच निकलते हैं, जबकि उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देने वालों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। अदालत ने कहा कि यह स्थिति कानून के समान प्रयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ उनके बयान को लेकर अब तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, जबकि अन्य राज्यों में इस बयान से जुड़े कुछ मामले सामने आए हैं। अदालत ने इसे कानून के समान अनुप्रयोग से जुड़ा अहम सवाल भी बताया। गौर करने वाली बात यह है कि सितंबर 2023 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं बल्कि उनका उन्मूलन किया जाना चाहिए। इसी बयान को लेकर देश भर में विवाद हुआ था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उदयनिधि द्वारा इस्तेमाल की गई शब्दावली सांस्कृतिक जेनोसाइड की ओर इशारा करती है। अदालत के अनुसार यदि किसी धर्म को मानने वाले लोगों के अस्तित्व को समाप्त करने की बात कही जाती है तो उसे केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत राय नहीं माना जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मंत्री के बयान पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ता की सोशल मीडिया पोस्ट को हेट स्पीच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई थी, न कि नफरत फैलाने के उद्देश्य से।
जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। बावजूद इसके मद्रास हाईकोर्ट की मौजूदा टिप्पणी को तमिलनाडु की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच चेन्नई पहुंचे केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु में भाजपा के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने भी हाईकोर्ट की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि उदयनिधि स्टालिन के बयान राष्ट्र और समाज को बांटने वाले हैं। उन्होंने मांग की कि उदयनिधि को डीएमके सरकार से हटाया जाए और उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को ही गलत करार दे दिया। पार्टी ने कहा कि किसी भी न्यायिक फैसले में जज की निजी आस्था या विचारधारा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। डीएमके के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के मदुरई बेंच के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि यह निर्णय न्याय के बेबुनियाद सिद्धांतों का पालन नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि ऑडी अल्टरम पार्टम यानी बिना सुने किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। डीएमके नेताओं ने इस बात से इंकार किया कि पार्टी हिंदू विरोधी है और कहा कि उनके बयान को राजनीतिक उद्देश्य से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट की ये टिप्पणी अब तमिलनाडु की राजनीति में नए सिरे से बहस और टकराव का कारण बन गई है। जहां एक और विपक्ष इसे डीएमके की वैचारिक सोच पर सवाल के तौर पर देख रहा है, तो वहीं सत्ताधारी दल इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर राजनीति कर रहा है। We totally oppose Mr. Udaynidhi Stalin for his anti-national comments. The High Court also yesterday has passed strictures against the hate speech of Udaynidhi Stalin, and I demand that Udaynidhi Stalin should immediately be removed from the government and action should be taken against Mr. Udaynidhi Stalin for his hate speech, for dividing the people of Tamil Nadu, for trying to create communal disharmony. तो सनातन पर प्रहार किया गया था, लेकिन अब तो कोर्ट ने भी आईना दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि स्टालिन और तमाम ऐसे जो सनातन विरोधी चेहरे हैं, राजनेता हैं, उनको जब कोर्ट ने ही आईने पर जमी हुई धूल को हटाकर स्पष्ट संदेश दे दिया है, तो इस संदेश को वो समझेंगे, क्योंकि कोर्ट से निकली हुई बात दूर तलक जाती है। उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी नोएडा की, और नोएडा सेक्टर 150 में हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की। इस मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई का दायरा और बढ़ा दिया है। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 2 और बिल्डर्स को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पुष्टि ग्रेटर नोएडा डीसीपी ने की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लोटस ग्रीन के बिल्डर रवि बंसल और सचिन कर्णवाल शामिल हैं। इस मामले में डीएम गौतम बुद्ध नगर और नोएडा प्राधिकरण समेत 3 विभागों को एनजीटी ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले थाना पुलिस ने विजटाउन के बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब तक इस मामले में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने अब तक कुल 3 बिल्डर्स की गिरफ्तारी की है, जबकि 2 अन्य बिल्डर अभी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को 5 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद लापरवाह बिल्डर्स पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ये मुकदमा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम के साथ साथ बीएनएस की धारा 290, 270 और 125 के तहत दर्ज की गई थी। जिन बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, इनमें अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल वोहरा और निर्मल कुमार शामिल हैं। ये गिरफ्तारियां उन बिल्डर्स की हुई है जिनके नाम जांच के दौरान प्रकाश में आए थे। डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने बताया कि आज पुलिस ने लोटस ग्रीन प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डर रवि बंसल और सचिन कर्णवाल को अरेस्ट किया है। पुलिस आरोपियों की आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटा रही है। इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार ये कार्रवाई नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों को लेकर पुलिस की सख्ती का संकेत मानी जा रही है।
पुलिस की टीम अब केस से जुड़े अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका, दस्तावेजी मंजूरियों और साइट पर सुरक्षा इंतजामों की भी पड़ताल कर रही है। वहीं युवराज मेहता मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने संज्ञान लिया है। एनजीटी ने नोएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर और सिंचाई विभाग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो एक 27 साल के इंजीनियर युवराज की मौत हो जाती है लापरवाही की वजह से। सिस्टम की वजह से लापरवाह सिस्टम युवराज की जान ले लेता है। हमारी टीम युवराज के घर के बिल्कुल पास वाली सड़क की सच्चाई देखने भी पहुंची। उससे पहले नॉलेज पार्क, जिसे हर कोई जानता है, जिसकी गिनती पौष इलाके में होती है, उस नॉलेज पार्क का क्या हाल है, ये हमारी टीम में कैद किया है। मेरे सहयोगी सूरज जब इस जगह पर पहुंचे, इसका रियलिटी चेक किया, तो वो भी इस हकीकत को देखकर चौंक गए। आप भी देखिए। मेन सड़क का जहां पर सैकड़ों की संख्या में खंभे लगे थे, सैकड़ों की संख्या में खंभों पर स्ट्रीट लाइटें थी, पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। अंधेरा पूरी तरीके से उस एरिया को घेर रखा था। मैं आपको अब दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। अभी मैं नॉलेज पार्क में हूँ। कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार ये चौकी दिखाए। सामने नॉलेज पार्क थाना है और ठीक इसके सामने देखिए, हालांकि बीच में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गोल चक्कर है, लेकिन देखिए ज़रा कैमरा पर्सन को कहूँगा पहले थोड़ा रूट समझाते हैं आपको। अगर यहाँ से कोई गाड़ी आएगी, ये यू टर्न है, यहाँ से कोई गाड़ी आएगी और ये बहुत पॉश इलाका है नॉलेज पार्क। और यहाँ पर देखिए विकसित भारत की बदलती तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ एक बार। ये खुला नाला इन बड़े बड़े इमारतों के बीच में, इधर देखिए बहुत बड़ा ये मॉल है सामने मेरे, और यहाँ से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये खुला नाला देखने को मिलेगा। ऐसे ही नाला था जहाँ पर युवराज की गाड़ी धुंध की वजह से वो गड्ढा नहीं दिखा उसे, और गाड़ी उस गड्ढे में जा गिरी। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि ये पॉश इलाका है, यहाँ पर अगर मैं भी कल को गाड़ी चलाऊँगा, धुंध होगा, तो इतना तो मेरे दिमाग में होगा कि पॉश इलाका है तो सड़कें अच्छी होगी, तो मैं आराम से एक ये जो वाइट पट्टी आपको दिख रही है, इस पट्टी को फॉलो करता हुआ चला जाऊँगा। लेकिन ये वाइट पट्टी भी यहाँ मिटी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं धुंध में यहाँ से आ रहा हूँ तो यहाँ पर जाने के बहुत चांसेस हैं। और यहाँ पर कोई भी आपको बैरिकेडिंग नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। एकदम प्लेन सड़क से मिलता जुलता ये नाला है और आराम से आकर कोई भी गाड़ी यहाँ पर बड़े ही प्यार से गिर सकती है। और इस गड्ढे की गहराई कितनी है मुझे नहीं पता, और मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ कि इस गड्ढे की गहराई, ये सामने जो चौकी है, इनके एसएचओ साहब को भी नहीं पता होगा, यहाँ पर जो बीट वाले बैठते होंगे उनको भी नहीं पता होगा ये गड्ढा, ये नाला कितना गहरा है, यहाँ किसी को नहीं पता होगा। पता उसी को चलेगा जो इस गड्ढे में गिरेगा। और सामने पुलिस चौकी है। सबसे बड़ी बात, अगर ये चाहे तो ये भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, ये भी अथॉरिटी को बता सकते हैं कि हमारे चौकी के सामने जो है खुला नाला है, यहाँ पर कोई भी आसानी से गिर सकता है, रोड से मिलता जुलता है एकदम। देखिए आराम से कोई भी गाड़ी आ सकती है और आराम से कोई भी गाड़ी गिर सकती है। हालांकि कोई भी बैरिकेडिंग नहीं है। अगर कुछ नहीं करना भाई साहब आपको, तो ये बस थोड़ा सा ये जो दीवार है इसको ऊपर कर देते, ताकि कल को अगर कोई दुर्घटना घटे तो किसी की जान बच जाए, किसी का बेटा बच जाए, किसी का परिवार बच जाए, जो कमा कर खिला रहे परिवार को पाल रहा है वो बच जाए, जो सरकार को टाइम पर टैक्स भर रहा है वो बच जाए। तो ये रियलिटी चेक ही बता रहा है सिस्टम की लापरवाही की हद किस स्तर तक पहुंच चुकी थी कि यहां पर ना तो लाइट थी, ना तो किसी तरीके का संकेत था, और जिसकी वजह से युवराज अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब इस पूरे मसले में एसआईटी का गठन हो चुका है, जांच जारी है, लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि जांच में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और आने वाले समय के लिए जो एक बड़ा उदाहरण बने, और साथ ही साथ इस इलाके की जो ये बदहाली है इस पर भी जरूर कुछ काम किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में फिर कोई युवराज यूं ही पानी से भरे गड्ढे में डूबकर अपनी जान गंवाने पर मजबूर ना हो। इसी के साथ जनमत में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।